हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको वर्क और एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें बता दिया था कि वर्क होता क्या है। ठीक है, वर्क के बारे में मैंने बता दिया था कि वर्क होता क्या है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की तीन फार्मूले बताया था। वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस, वर्क इक्वल्स टू एम जी एच अगर अगेंस्ट ग्रेविटी है तो, और दूसरा बताया था वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा जब कोई इंक्लाइंड प्लेन में है। तीनों फार्मूला मैंने पहला, दूसरा और तीसरा तीन फार्मूलाज मैंने आपको वर्क के बताए थे। एसआई यूनिट न्यूटन मीटर बताया था, जूल भी बताया था कि एसआई यूनिट इसकी जूल भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था। अब व्हाट इज एनर्जी, अब इस चैप्टर में हमको इस वीडियो में हमको पढ़ना है एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी, तो एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, जैसे जिसमें ज़्यादा काम करने, एबिलिटी टू डू वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता। कोई भी काम करने की क्षमता अगर आप में ज़्यादा है, मेरे में कम है, तो मेरे में कम एनर्जी है, आप में ज़्यादा एनर्जी है। हम कहते हैं ना कि यार ये टीचर एनर्जेटिक है। ठीक है, ये बहुत मेहनत करता है और 10-8 घंटे पढ़ाता है। और ये जो टीचर है ना, ऐसे सर पढ़ाते नहीं हैं, आके बोलते हैं नोट्स बना लेना, ये कर लेना। ठीक है, ये प्लेयर बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे से फील्डिंग करता है, लेकिन ये सुस्त सुस्त पड़ा रहता है, होता है ना। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी उसके पास एबिलिटी टू डू वर्क ज़्यादा, जिसके पास कम एनर्जी उसके पास एबिलिटी टू डू वर्क कम। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं कि जितना वर्क होता है, ठीक है, जितना वर्क होता है उतनी ही, आपने पहली वीडियो में बताया था, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वर्क, जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये सारे नोट्स में लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। मतलब कि जितनी एनर्जी, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अच्छा, अब एसआई यूनिट देख लीजिए, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वही वर्क का था, वर्क की यूनिट होती थी ना जूल, तो एनर्जी की भी यूनिट होगी जूल, लेकिन एसआई यूनिट इसकी जूल रहेगी। और वर्क की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, लेकिन इसकी एक और यूनिट जूल भी होती थी, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, आपने पढ़ा है। वही जूल यहाँ पे एनर्जी के एसआई यूनिट हो जाती है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जे। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, अगर बोलेगा कि डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो आप बोलोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात, क्योंकि वर्क और एनर्जी, आप जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। 1 किलो जूल में कितना जूल हो जाएगा, तो 1 किलो में, वो किलो में 1000, तो 1000, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही, ठीक है, इजी है। ठीक है, अच्छा इसका नाम कैसे गया, तो ये देखो, जेम्स प्रेस्कोट जूल थे, द साइंटिस्ट आफ्टर हुम द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड जूल। ठीक है, इन्हीं ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, तो उसमें बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी,
ये होता है ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन। यार यही दोनों के बारे में हमको पढ़ना है बहुत डिटेल में, और इसके फार्मूलाज को ये करना है अपन को, इनके फार्मूलाज को भी अपन को डिराइव करना है। इसका तो डायरेक्ट वही होता है mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला फार्मूला होता है इसका, ठीक है। और इसका होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², और ये है पी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। इन दोनों के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। बाकी केमिकल एनर्जी जानते हो, केमिकल एनर्जी जो जैसे आपने आपके टॉर्च है ना, तो आपके टॉर्च में सेल डलता है ना एवरेडी का, तो उस सेल में केमिकल्स रहते हैं, उसको खोलोगे तो ब्लैक ब्लैक कलर के केमिकल्स रहते हैं। जब तक वो केमिकल ख़त्म नहीं होता है तब तक हमारा टॉर्च जलता है, रेडियो चलता है, घड़ी चलती है हमारी, टीवी का रिमोट चलता है, जब तक उसमें केमिकल है। जैसे जैसे यूज करोगे केमिकल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो घड़ी के टॉर्च में या फिर जो सेल डालते हैं अपन, उसमें केमिकल एनर्जी होता है। हीट एनर्जी, कोई चीज़ अगर हीट करते हैं तो हीटिंग से तो भी एनर्जी मिलती है हमको। लाइट एनर्जी, सोलर इसका यूनिट हो सकता है एग्जाम्पल, सोलर लाइट से ही एनर्जी होती है। या फिर आप देखेंगे कि जब कोई बल्ब को जलाओगे तो भी हीट हो जाता है, उसमें भी एनर्जी मिलती है। उसमें से ज़्यादा अगर किसी में लाइटिंग हो रही है तो वहाँ भी गर्मी होती है, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में एक रूम में 20 बल्ब जला दो तो आपको गर्मी लगने लगेगा। ऐसे साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, 8 क्लास में पढ़े होगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से तो आज सब कुछ चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप हो चल रहा है, फ़ैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, या फिर कहीं किसी पे अटैक करना है न्यूक्लियर बम और पूरा वहाँ पे ध्वस्त कर देना है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, और इनके साथ साथ और भी एनर्जी हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, बहुत सारे विंड एनर्जी रहता है, तो सब भी एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी आप डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ पे 8 टाइप के एनर्जी दिए गए हैं, जिसमें इस सब का एग्जाम्पल आपको 3 से लेके 8 तक का एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, मैंने बता भी दिया। ये दो को हमको पढ़ना है डिटेल में। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी विच अराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आइए काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। पहला वाला ये ड्यू टू मोशन होता है, तो पहले ही देखेंगे द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। के ई इसको डिनोट करते हैं के ई से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ड्यू जैसे यहाँ पे, जैसे ये देखो स्टम्प्स है, स्टम्प्स में कोई बॉलिंग किया, स्टम्प्स यहाँ पे है, तो ये बॉल अभी क्या है, मोशन में है ना, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही है, बिकॉज द बॉल इज इन मोशन, ठीक है। बॉलर बॉल को फेंकेगा तो ये मोशन में है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है। यहाँ पे एथलीट जो है दौड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी रनर क्या कर रहा है, के पास काइनेटिक एनर्जी है। आप बाइक चला रहे हो तो रनिंग हो रही है, मोशन है, मतलब यहाँ भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जहाँ पे मूवमेंट है, जहाँ पे मोशन है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात। अब बात आती है कि हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को कैसे डिराइव करें। तो फार्मूला ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी, सबसे ही पहले मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू v², मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब यहाँ पे हाफ मास, एम मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिफोर कम्स टू रेस्ट, ठीक है। मतलब कि एक बॉडी मूव हो रही है, ठीक है, और वो रनिंग में है, ठीक है, मतलब कि वो मोशन में है, और वो जब तक कि रेस्ट में ना आ जाए तब तक उसमें कितना काम किया, मतलब कि कोई भी बॉडी मूव हो रही है, रन कर रही है, ठीक है, वो जब तक रेस्ट में ना आ जाए उसके पहले जितना उसने काम किया उस पर उतनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर के स्पीड से मूव होने लगी, ये तो मूव हो रही है, मूव हो रही है, मूव हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है।
अब जब तक ये मूव हो रही है तब तक तो इस पर काइनेटिक एनर्जी काम कर रहा है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो हो गई मतलब स्टेशनरी हो गई ऑब्जेक्ट, अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब 10 से था, हो सकता है इधर 15 भी हो, 20 भी हो गया हो, फिर 8 भी हो गया। ये तो मूवमेंट है। जब तक ये मोशन में है तब तक इसमें वेलोसिटी जो है, जब तक ये मोशन में है तब तक इस पर के ई काम कर रहा है। लेकिन जैसे इसकी स्पीड जीरो हो गई तो इसका के ई बंद, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी तक लगेगा जब तक मोशन है। यहाँ पे मोशन बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसके रेस्ट आने के पहले जितना इसने टोटल काम किया, वर्क किया जीरो आने के पहले, वही उसका हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। So I hope you understand. The kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work done by it before coming to rest. अब एक के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, इसका मास एम है। एक बॉल है जिसका मास एम है, वो बॉल, ठीक है, ए पोजीशन पे है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल वी है। क्या है? स्मॉल वी, मतलब छोटा वाला वी है, ठीक है। अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये एक मीडियम से दूसरे, जैसे मान लीजिए एयर है, इसमें एयर में जाके ये घुसा, ठीक है, और ये यहाँ पे चलेगा तो कुछ देर बाद ये बॉल तो भाई, क्योंकि एयर का भी फ्रिक्शन होता है, हमने पढ़ा है, तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी मान लो बी पे आके इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो। आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो सपोज अ बॉडी सच एज अ बॉल ऑफ मास एम एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू के जगह पे स्मॉल वी ले लिया है हमने, है ना, एट अ पोजिशन ए पोजिशन पे है, ठीक है। लेट इट इंटर इन अ मीडियम बी सच एज एयर, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम ले सकते हो। ये बॉल इस मीडियम में जाके इंटर किया, ठीक है, ए पे है और ये मूव करने लगा इसमें, ठीक है। विच अपोजेज द मोशन ऑफ द, भाई एयर भी तो क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। एयर फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, और उसमें कौन फ्रिक्शनल फोर्स एफ काम कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो द बॉडी विल कॉन्स्टेंटली रिटार्ड, मतलब ये धीरे धीरे कम होगा इसका स्पीड, और फाइनली यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? वी पे आके जीरो हो जाएगा। तो इसने वर्क डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना किया? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेस कहाँ हुई? ए से बी तक जाने में ये एस डिस्प्लेस हुई, और इस पर फोर्स कितना काम कर रहा है? एफ, अपोजिट फोर्स, मतलब फोर्स इक्वल्स, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन इसने किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा, उस बॉडी ने कितना काम किया? तो एफ इंटू एस, यही वर्क का फॉर्मूला रहता है कि भाई इसने इस पे एफ अपोजिट फोर्स काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट एस का हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाके रुकी, मतलब यहाँ पे मूवमेंट में ये जाके रुकी, मतलब इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, अब मुझे बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी स्क्वायर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्मॉल वी स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे माइनस ए रखेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा है वो रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से कम हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है रिटार्ड हो रही है, मतलब कम हो रही है, मतलब इस पे निगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी तो भाई जीरो ही हो गई, जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 2as, मतलब ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, स्मॉल वी स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस 2a को इधर लाओ तो इतना हो जाएगा एस, मतलब कि एस की वैल्यू कितनी आ गई? वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये हो गया नंबर 3, ठीक है। इस साइड लिख ले रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स के जगह पे क्या लिख लें भाई? फोर्स के जगह पे लिख लें एम इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिख लें एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन क्या? 2a। ए से ए कट गया, मतलब वर्क डन कितना किया उसने?
उसने वर्क डन किया mv²/2, और जितना वर्क डन किया वही काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो ये हो जाएगा हाफ mv², और यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो इतना बस आपको करना है, बुक में क्या लिखा है कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ये कंडीशन लिख देना है, और डायरेक्ट लिखना है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस हो गया, ठीक है। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन वी नो, लिख सकते हैं वी नो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे u के जगह पे हमने स्मॉल v लिया, इनिशियल वेलोसिटी के जगह पे स्मॉल v लिया है, तो स्मॉल v² इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन निगेटिव है, इंटू एस। ऐसे करोगे तो एस की वैल्यू भी आ गई, और इसमें फोर्स की वैल्यू के जगह पे एम है, और एस की वैल्यू जगह पे v²/2a रख लिया, तो वर्क आ गया, वर्क हमारा आ गया mv²। कितना आया वर्क? वर्क आ गया mv²/2, और जितना वर्क डन हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ पे हमारा फाइनल आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। वहाँ पे मास ऑफ द बॉडी है, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या फिर स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा ग्रेविटेशन में मैंने बताया था जी, ग्रेविटेशन में आपको बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू जी mm/r², और मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे क्वेश्चन बताया था कि व्हाट विल बी चेंज इन द फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो ये दोगुना हुआ तो फोर्स भी डबल, अगर रेडियस दोगुना होता था तो फोर्स क्या हो जाता? 2×2=4, मतलब 1/4 टाइम। अगर उसके बीच की दुगनी 3 गुनी होती थी तो 1/9, मतलब 9 टाइम्स कम हो जाता था। ये सारी ऐसा बताया है ना क्वेश्चन, तो इसमें भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। तो यहाँ पे एम को डबल करोगे मास को, तो काइनेटिक एनर्जी भी मास क्या हो जाएगी? डबल। अगर ट्रिपल करोगे तो ये भी ट्रिपल, 4 टाइम्स करोगे तो ये भी 4 टाइम्स, हाफ करोगे तो ये भी हो जाएगा हाफ, 1/3 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। लेकिन क्या बोलेगा कि व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी विल बी डबल। तो अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो 2×2=4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब वेलोसिटी अगर 10 टाइम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 10×10=100 टाइम्स बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी को हाफ करोगे, मतलब 1/2 करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अगर 1/5 करोगे तो 1/25 हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, इफ द मास बॉडी इज डबल, मास अगर डबल मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? डबल। मास ऑफ द बॉडी इज हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? हाफ। लेकिन अगर वेलोसिटी का देखें, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो 2×4 टाइम्स बढ़ेगा। कितना? 2×4 टाइम्स। और इसको अगर हाफ करोगे मतलब 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट कराया। और ये फार्मूला भी याद रखना है, के ई इक्वल्स टू हाफ mv², के ई जस्ट एराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक, मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो के ई निकालिएगा हाफ mv² लगा के। ये दूसरा क्वेश्चन है, टू बॉडीज मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, लेकिन पहले की वेलोसिटी है, तो ke1/ke2, मतलब कि हाफ m v1² हाफ m, क्योंकि मास अलग है सेम है तो कट जाएगा। v1 के जगह पे लिख लोगे v², और v2 के जगह पे 3v², मतलब ये हो जाएगा v²/9v², कट जाएगा, 1:9 आएगा काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन करिएगा। अब ये भी क्वेश्चन है, इसमें यू वी दिया है, तो इसमें चेंज इन, क्या मैंने पहले ही बताया था कि के ई इक्वल्स टू हाफ mv²। ये v क्या है?
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम एक्चुअली ये होता क्या है, एक्चुअली समझ लीजिए कि के ई इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लेकिन ये वी स्क्वायर जीरो था, ये वी जो फाइनल जीरो था, इसलिए ये फॉर्मूला आया था। एक्चुअली फार्मूला ये है। अब इसमें केस में कह रहा है, इस केस में कह रहा है से थर्ड वाले क्वेश्चन में कि मास तो 20 है, लेकिन इनिशियल दिया है 2 और यहाँ पे 5, जीरो का जिक्र ही नहीं है। तो हम क्या पहले इनिशियल वाला निकाल लिए और फिर हम क्या कर लिए, फाइनल वाला निकाल लिए और फाइनल में से इनिशियल को घटा लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर तो रहता है, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जीरो पे आ गई, लेकिन कहीं कहीं कह सकता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल अगर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, इसमें ये लगेगा हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। मतलब ये वाला इस वेलोसिटी पे पहले निकाल लीजिएगा, फिर इस वेलोसिटी पे निकाल लीजिएगा और फिर फाइनल में से इनिशियल को घटा लीजिएगा। ऐसे करना है आपको। ठीक है, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कार है, इस पे ऐसे लटकी हुई है, मतलब कि ये वर्क डन किसके कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, एक हाइट पे काम कर रही है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे ब्रिक ब्लॉक लाइंग ऑन रूफ, ये छत पे एक ईंट रखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, हाइट एच डिस्टेंस पे है, एच हाइट पे है, मतलब ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो उसको कह सकते हो कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि आपके रूम के ऊपर मतलब सीलिंग पे एक सीलिंग फैन लटक रहा है, ओनली उस पर मतलब कि वो हैंग है, चल नहीं रहा है, तो बस वो अपने पोजीशन को पकड़े हुए है, मतलब वो क्या हो गया, उस पर काम कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, और कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम रबर को इसमें से गुलेल से खींच रहे हैं, तो ये खींच रहे हैं तो इसमें इलास्टिसिटी हो रही है इस रबर में, तो लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ पे पकड़े हुए हैं, तो इसमें काम कर रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे ये खींचा हुआ है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कहीं छत पे बैठा हुआ है पेड़ पे, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, इसके पास क्या है, तो इसके पास दोनों है। क्यों, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है। आप समझ में रहे कि नहीं आ रहा है, इसके पास इसने बस पकड़ा हुआ है अभी इसको खींच के, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये भी अगर बैठा हुआ है तो बस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो मोशन में है, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। और क्योंकि एक हाइट पे उड़ रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर रहा है, मतलब कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर फैन चल रहा है आपके रूम में, आपके बंद कमरे में अगर फैन बंद है, आपके कमरे में फैन चल नहीं रहा है, ओनली लटका हुआ है, तो उस पर बस काम कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वही फैन जब चल रहा है तो उस पर पास दोनों आ गया, एक तो हाइट पे लटका हुआ है, मतलब उस पर पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है, और दूसरी की वो मूव भी कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी काम कर रहा है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला चीज़ कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, पूछेगा कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो कह सकते हो कि के ई और पी ई का सम होगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी, बस। ठीक है, और फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ये करे तो हो आप हाइट का, एम इंटू जी इंटू एच, पहले ही बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स है एम इंटू जी, हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कराया है ना, तो सेम वही होता है। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में मैंने पूरी एनर्जी आपको करा दी। ये कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, आप करने की कोशिश करिएगा, आपको बनेंगे, नहीं तो उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, इसके पास क्या है,
काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल है, तो मेरे पास तो मुझे लगता है कि दोनों है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, क्योंकि वो चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है तो मोशन में भी है। दूसरी चीज़ की एक हील पे चढ़ रहा है, मतलब कि वो हाइट के एक और, मतलब कि ज़मीन से ऊपर है, मतलब अपने पोजीशन को भी पकड़े हुए है, मतलब दोनों काम कर रहा है। फ्लाइंग एरोप्लेन भी के पास भी दोनों है, पे ही के ही। बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन बर्ड रन कर रही है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे कर रही है मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट तो कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब इसके पास ओनली के ही है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन करिएगा। कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पावर पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच।